बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अलमास जुवेंदा और प्रोग्राम है आज आपके साथ। नाजरीन, इंग्लैंड के एक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं विंस्टन चर्चिल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और 2 मरतबा वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनके बारे में बहुत कम लोगों को ये पता है कि उनका बैकग्राउंड एक अरिस्टोक्रेट का बैकग्राउंड था। वो लिटरेरी आदमी थे, अदब से उनको दिलचस्पी थी, तारीख से भी काफी लगाव था उनको, और 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया। ये वो वाहिद बंदा था जिसको सबसे पहले अमेरिका ने ऑनररी सिटीजनशिप ऑफर की उसकी खिदमात के हवाले से। विंस्टन चर्चिल की बातें बड़ी खूबसूरत होती थी और पूरी दुनिया में आज तक उन बातों को कोट किया जाता है। एक बात विंस्टन चर्चिल की मैं आज आपको बताना चाहूंगा और उससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे कि चर्चिल ये कहा करता था कि हकीकी जिंदगी में 2 और 2 कभी 4 नहीं होते। ये समटाइम 5 होते हैं और समटाइम 3 होते हैं, और बाज़ औक़ात जिस बोर्ड पे आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो बोर्ड नीचे गिर जाता है, क्लासरूम बिखर जाती है और लोग जो हैं वो बिफर जाते हैं। ये हकीकी लाइफ है। लेकिन परफेक्शन तो नहीं, हम एक्सीलेंस को परस्यू कर सकते हैं और बहुत कम लोग हैं जो कि एक्सीलेंस के लिए कोशिश करते हैं। आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जिंदगी और करियर को आप देखें तो एक्सीलेंस बहुत आपको उभर के नजर आती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया, नाम हासिल किया और हम उन पे फख्र महसूस करते हैं। मेरे आज के मेहमान जनाब हसन निसार साहब हैं और हमारे प्रोग्राम का पैटर्न तो आपको पता है कि हमारा मेहमान पाकिस्तान की नामवर शख्सियत होती है, लेकिन मेरे साथ मेजबान में उस मेहमान के घर के अफराद होते हैं। प्रोग्राम का पैटर्न ये होता है कि बहुत सारे मेहमान होते हैं और एक मेजबान, लेकिन यहां पे एक मेहमान और हम सब मेजबान हसन साहब से क्वेश्चन करेंगे और उनसे बातें करेंगे। मैं अपने को मेजबान साथी जो है उनसे आपका तारफ करवाता चलूं। सबसे पहले मेरे साथ मिसेस हसन निसार हैं, के साथ मोहम्मदा बैठी हैं, मोहम्मदा हांसी। शी इज स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल क्लास 1। मोहम्मदा, थैंक यू वेरी मच। और मोहम्मदा के साथ बैठे हैं हाशिम। हाशिम केजी में हैं और उसी स्कूल में हैं। और मेरे साथ राइट में हातम हैं, और हातम के और मेरे शौक एक जैसे हैं, हम दोनों राइडिंग करते हैं। हातम ने भी अभी नई नई राइडिंग शुरू की है। सो दिस इज द टीम ऑफ द होस्ट टुडे। हसन भाई, आपसे मैं शुरू करता हूं। मैंने विंस्टन चर्चिल की बात की, एक्सीलेंस की बात कर रहे थे। कितने सेटिस्फाइड हैं आप अपनी लाइफ और करियर से कि यू अचीव्ड एक्सीलेंस इन योर लाइफ? एक्सीलेंस तो खैर यू बीइंग वेरी काइंड, परफेक्शन या एक्सीलेंस ये बहुत बड़े लफ्ज़ हैं, बट जनरली स्पीकिंग आई एम सेटिस्फाइड। आई हैव डन माई बिट। और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी और मोहलत दी तो मैं काफ़ी सारे कुछ संजीदा 1-2 काम हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। एक मेरी बायोग्राफी है, दूसरे मेरे काले कॉल, वो सिंगल लाइनर्स मैं लिखता हूँ कभी कभी, उनकी कंपाइलेशन होती है। वो वन लाइनर आपका जो है उसमें बड़ी डेप्थ होती है और बड़ी मीनिंग होती है। वो उनको कंपाइल करने का मेरा इरादा है। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अच्छा हसन भाई, आप जर्नलिज्म में आए और जर्नलिज्म में जब आप आए तो आप में बड़ी सलाहियतें हैं। आप टीचर भी हो सकते थे, आप ड्रामे भी लिखते थे और लिख सकते हैं, और आप हिस्ट्री के बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं। व्हाई स्पेसिफिकली जर्नलिज्म? नहीं, ये एक इत्तेफाक था। आई वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, लेकिन जर्नलिस्ट बनना मेरे उसमें शामिल नहीं था। बेसिकली उस जमाने में फिल्म में बड़ा ग्लैमर था, रियाज शाहिद वगैरह इस तरह के लोगों का बड़ा नाम था, शान के वाल कमाल पाशा, अनवर कमाल पाशा वगैरह, बड़े पाशा साहब। और उधर इंडिया में तो मेरा एक दोस्त था मरहूम सफदर सईद, तो वो कहा करता था कि तुम इतना पढ़ते हो तो कोशिश करो राइटर बनना है, फिल्म राइटिंग करनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। तो इत्तेफाक ऐसा है कि मैं जर्नलिज्म की तरफ जा निकला, और देन आई वाज रियली इन लव विद दिस। ये फिर मेरा पैशन जो है वो वही प्रोफेशन बन गया, बस इसी तरह। आपका तो पैशन है, लेकिन ये कहा जाता है कि दुनिया बड़ी अबतर होती जा रही है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द वर्स्ट, और उसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जर्नलिस्ट।
जो जिस तरीके से वो चीज़ों को प्रोजेक्ट करती हैं, नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट किया जाता है, कुछ इसी तरह का तासुर हमें पाकिस्तान में भी मिलता है। नहीं, ऐसा है नहीं। जिंदगी और जिंदगी के साथ जुड़ी भी हर चीज़ जो है वो एक पैकेज की तरह है। सही। देखें ज़रा, पैदाइश का ताल्लुक दरअसल मौत के साथ है। इंसान पैदा होते ही मरना शुरू कर देता है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है ना जी। वेरी ट्रू। ठीक है। सो इट इज़ अ पैकेज। जब कोई चीज़ आती है तो उसके माइनसेस अपनी जगह पे होते हैं, उसके प्लसेस अपनी जगह पे होते हैं। ठीक है ना। जब दुनिया गधा गाड़ी पे चल रही थी या बैलगाड़ी पे चल रही थी तब भी वो ठीक थी। आज जब ऑटोमोबाइल से भी मामला बहुत आगे निकल गए हैं, ये आज भी ठीक है। उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, इसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सो मीडिया की आपने बात की है, उसके अपने प्लसेस और माइनसेस हैं। नहीं, लेकिन हसन भाई मैं ज़रा इसको बात को फर्दर आगे लेके चलूँगा कि मुझे ये बताएं कि मैं एक दिन का अखबार उठाता हूँ, उसका जो फ्रंट पेज में देखता हूँ वहाँ पे मुझे इंसान की तजलील, इंसान की डिटीरिएशन, मुझे कहीं इंसान की कुछ बेहतरी नज़र नहीं आती। हाँ, अगर मैं अपना स्पोर्ट्स पेज देखूं तो मुझे नज़र आता है कि जो ह्यूमन एक्सीलेंस है वो कहीं कहीं नज़र आपको आ रही है, बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन जो आपका पहला पेज है जिसे आपने उठाना है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि आपको लगता है कि सब ग्लूमी है, कुछ आपको होप नज़र नहीं आती कहीं। नहीं, देखें, बेसिकली तो जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो आईना है ना। जो आपके माशरे में हो रहा है वो उसने उसी को रिफ्लेक्ट करना है ना। अगर हर तरफ सफ़े मातम बिछी हुई है, महंगाई है, दहशतगर्दी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है, लोगों का आपस में उस तरह की जुड़त नहीं है जैसी होनी चाहिए। अभी रिसेंटली रावलपिंडी में वो वाक़या हुआ है कि एक मस्जिद इसलिए सील कर दी गई कि 2 ग्रुप्स थे जिन्होंने असला निकाला हुआ था, तो द पुलिस डिसाइडेड कि जी इसको बंद ही कर दो जब तक कोर्ट से फैसला। ठीक है, अगर हम लोग अपने गली मोहल्लों में इकट्ठे नहीं हैं तो कौम की सतह पे क्या इकट्ठे होना है। तो अगर इंतशार की कैफियत है और ये सारी वाइसेस मौजूद हैं, ये सारे ईवल्स मौजूद हैं, तो वो ही। हाँ, एक बात जुज़वी तौर पे आप ठीक कह रहे हैं कि हम सनसनी खेजी ज़्यादा, मसलन मैंने रिसेंटली एक कॉलम में लिखा है कि बहुत डेली हाईलाइट किया जाता है कि डेंगू से इतने लोग मर गए। ये नहीं लिखते कि आज कितने लोग रिकवर करके सेहतयाब हो के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। सही बात, सही बात। मरने वालों की तादाद बहुत कम है, रिकवर करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उधर फोकस नहीं है। मीडिया अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ, खासतौर पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम गरम गरम समोसे, पकौड़े और पूरियां बेचते हैं, रेटिंग ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो सनसनीखेजी वैसे भी हमारे को मिजाज का हिस्सा है। हसन भाई, मुझे एक बात जो मैं इसी की कंटिन्यूटी के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जर्नलिज्म की इतनी प्रेजेंस है हमारी लाइफ में, वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और उसके पैरेलल आप अदब देखें, आप लिटरेचर की बेशुमार सिनफी होती थी, पोइट्री होती थी, आपको नावल देखते, वो सब गायब होते जा रहे हैं और लगता यूं है कि ये सब कुछ समाते जा रहे हैं अल्टीमेटली आपके जर्नलिज्म में। मसलन हमारे अदबी पेज में आपको किसी एक अफसाने का एक प्रसाइस आपको मिल जाएगा कि उसमें क्रिटिसिज्म है या एनालिसिस है, और इसी तरह पोइट्री। उससे बाहर हम शायद इन तमाम चीज़ों को ढूंढ नहीं रहे, और जो जर्नलिज्म में ऐसे लगता है कि इट्स अ हरिड काइंड ऑफ लिटरेचर, हरिड काइंड ऑफ। सो जर्नलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे कि जो सिनफें आपकी एलिमिनेट हो रही हैं वो यहाँ पे समा रही हैं। इसमें आप समझते हैं कि कोई जर्नलिज्म इसको प्रमोट करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए रोल अदा कर सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है जर्नलिज्म रोल क्या अदा कर सकता है या नहीं कर सकता, उस पर तो एक अलहदा गुफ्तगू हो सकती है। एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लिटरेचर का तो ये इस तरह का जर्नलिज्म लिटरेचर का तो दुश्मन है। आपका तलफ़ुज़ इतना घटिया, इतना थर्ड क्लास, ख़ास तौर पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो बच्ची थी तो मैंने, उसने कहा कि अवाम ये कहती है, मैंने कहा अवाम पे रहम करो, उनका जेंडर तब्दील ना करो। अवाम 99% लोग हमारे मीडिया के, अवाम ये कहती है, अखबार में होगा अवाम ये चाहती है। वो अवाम का जेंडर ना बदलो भाई, अवाम मुन्नस नहीं है, अवाम मुज़क्कर है, आम आदमी की जमा है अवाम, ठीक है। ऐसा मज़का खेज जुमला बोलेंगे तो अदब का तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और
बदनसीबी की इंतहा, ये इतना आबाद और इतना खूबसूरत शहर था, ऐसे कितने खूबसूरत चिराग यहाँ रोशन थे। आज ना अहमद नदीम कासमी हैं, आज ना आपके पास मुनीर न्याजी है, ना आज आपके पास जहीर काश्मीरी है, झाड़ू फिर गया है। इतनी बड़ी लेगेसी और वैक्यूम है वो अब। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं है। सो जर्नलिज्म तो डेफिनेटली लिटरेचर का तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे ड्रामा राइटर हैं, तो ये आपके एक कॉलम में आपने कहा कि ये बिखरा हुआ दरिया है। हाँ, ये नहीं, मैंने लिखा था कि ये कौम तो क्या है, ये हुजूम भी नहीं है, चूंकि हाँ। ये हुजूम भी ऐसा है अब जिसके अंदर सांप छोड़ दिए गए। हुजूम का भी कोई रिदम होता है, कोई डिसिप्लिन होता है, उसकी कोई उल्टी सीधी सही तरतीब होती है, उसकी मैडनेस में कोई ना कोई मेथड होता है। लेकिन एक ऐसा हुजूम जिसके अंदर आप सांप छोड़ दें, वो तो फिर मतलब अनमैनेजेबल टाइप। सो इसलिए वो ये शांत लोगों की कहानियां हैं जो आप बयान कर रहे हैं ना, ये जो सब्र है, ज़ब्त है, तहम्मुल है, तजम्मुल है, बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, दूसरे को स्पेस देना है, कोएग्जिस्ट करना है, ये तो पढ़े लिखे खूबसूरत आसूदा और उन लोगों की जिंदगियों के ये खासे हैं जिन्हें पता हो कि कल क्या होने वाला है। और हमारे अनसर्टेनिटी जो है ना हमारे यहाँ, हमें तो अगले पल का नहीं पता, ये हर जुमले में हम अल्लाह डाल देते हैं। मैंने एक बार लिखा था, इंशाल्लाह, ओ भाई तुम क्या हो, अल्लाह पाक ने, ये जबर और इख्तियार का मसला है, अल्लाह पाक ने बहुत सारे तुम्हें इख्तियारात दिए हैं, तुम कहते हो अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा, तेरी आंखें नहीं है, तू अंधा है। सही बात। कदम कदम पे इस तरह की बात। हम वो लोग हैं जो दुआए सफर पढ़ते हैं और हमारी ट्रेनें 72 घंटे लेट होती हैं। ये वो लोग हैं जो दुआए सफर के बगैर सफर शुरू करते हैं और 1 सेकंड लेट नहीं पहुंचते, एग्जैक्ट डॉट टाइम पे पहुंचते। ठीक है, वरना उनका जो मेट्रो सिस्टम है अंडरग्राउंड, उनका तबाही न मच जाए वहां। एक ट्रेन अगर 1 मिनट लेट हो जाए, पूरा निजाम उथल पुथल हो जाएगा। सही बात। क्यों? हम दुआएं मांगते हैं, उनकी नीयत दुआ बन गई और अमल करते हैं, उनका अमल दुआ बन गया है, वो दुआ को प्रैक्टिस करते हैं। ये तो धोखेबाजों की मंडी है। ये कोई दीन के नाम पे धोखा दे रहा है, कोई सियासत के नाम पे धोखा दे रहा है, और तो और यहां तो खिदमत के नाम पे भी धोखा दिया जाता है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को जानता हूं पर्सनली, उन्होंने वो चॉकलेट और वो स्वीट्स और कैंडीज इंपोर्ट की जो एक्सपायर्ड थी, और फिर उनके प्रेशर की वजह से वो कंटेनर क्लियर करना पड़ा कस्टम वालों को। सो ये एक बदनुमा बदशक्ल मुआशरा। हम आप जैसे लोग जो कि एक गाइडिंग स्टार हैं, ढके छुपे अल्फाज में आवाम को बताते रहते हैं कि वो एक सियासी पार्टी और उन्होंने ये किया, खुल के क्यों नहीं बताती है एट टाइम्स? हमारे अंदर क्या इनहिबिशंस क्या है हमारी? मैं अपने बारे में तो नहीं इत्तेफाक करता, लोग मलफूफ बात करते हैं, मैं तो जरूरत से ज्यादा बरहना और नंगी बात करने वाला आदमी हूँ। मुझे एक दफा एक बहुत बड़े चैनल के जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि हसन साहब, आप थोड़े से कपड़े पहना दिया करें अपनी बात को। अपनी बात को। तो मैंने कहा ये दर्जियों का काम है, कपड़े सीना और पहनाना ये दर्जियों का काम है, मेरा नहीं। मुझे तो जो कुछ है मैं उसको खुल के आम फहम जबान में पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ बयान करूंगा। आई डोंट मिन्स वर्ड्स। ये मेरा मिजाज ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है। ये इधर उधर की अगर मगर आए बाएं शाएं और घुमा फिरा के बात करनी। अच्छा हसन भाई, कभी ऐसा हुआ जो आपके कॉन्टेम्परेरी हैं, जिनसे हम गाइडेंस सीख करते हैं, कभी आपने उनको भी समझाने की कोशिश की कि डोंट मिन्स वर्ड्स? वही, बिकॉज बात यह है कि जब हमारे लीडर्स जो हैं वो इधर उधर, उनमें वो ताकत नहीं है, जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि गाइडिंग स्टार्स हैं, अगर उनमें आपस में हार्मनी हो, सिंक्रोनाइज हो, अच्छे तरीके से कम वो हमारे 5-7 लीडर्स को सुलझा दें, उनको गाइड करें। कभी हैव यू एवर स्पोकन टू योर कॉन्टेम्परेरी अबाउट इट? नहीं, मेरा राब्ता नहीं है। वैसे ही मेरा जर्नलिज्म में हार्डली कोई 2-2.5 लोग होंगे जिनके साथ मेरा कम्युनिकेशन है या ताल्लुक है। मोहम्मदा, आपका क्वेश्चन था, बाबा से आप पूछना चाह रही थी। बाबा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप पॉलिटिशियंस को काफ़ी नापसंद करते हैं,
तो आप मतलब कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो एक माशरे का अब एक हिस्सा है, तो आप उनको गाइड क्यों नहीं करते? ये तो नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वाई डू यू डोंट गाइड देम? वेरी गुड क्वेश्चन कि जो 4 5 6 बड़े हमारे लीडर हैं वो तो है ना जी, उन 5 6 को तो समझाया जा सकता है, उनको क्यों नहीं गाइड पहली करते? बात तो ये है कि मुझे ज़िंदगी में बेशुमार लोगों ने सवाल पूछे हैं और इंटरव्यूअर्स आए, तो यू आर द प्रिटीएस्ट एंड मोस्ट चार्मिंग इंटरव्यूअर हैं माई लाइफ। बेटा बात सुनो, ना मैं सियासत से नफरत करता हूँ, ना मैं सियासतदानों से नफरत करता हूँ। सियासत सुन्नत है, ये हमारे आका ने भी सियासत की है, सो इससे नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको करने वाला, उसे हम कहते हैं सियासतदान, उसको भी बुरा समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप इसको यूं समझें कि अगर एक कताई डॉक्टर हो, जिसे क्या कहते हैं, क्वैक कहते हैं उसे, क्वैक कहते हैं ना, जो डॉक्टर है नहीं लेकिन practice कर डॉक्टर रहे हैं। चिरागदीन का बोर्ड लगा के वो बैठ गया है, डॉक्टर नहीं है वो। सो ये जिनको आप पॉलिटिशियन समझ रहे हो, या दुनिया जिनको बेटा पॉलिटिशियन समझती है, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जमहूरियत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना अपने सियासी निज़ाम के लिए, तो बेटा ये जमहूरियत है नहीं। ये जमहूरियत के नाम पे मौरूसियत है, ख़ानदानों का राज है, ये इस मोनोपोलीज हैं, इजारादारियाँ हैं, और ये सियासतदान नहीं है। आई रिस्पेक्ट पॉलिटिक्स एंड आई रिस्पेक्ट पॉलिटिशियंस, बट दे आर नीदर पॉलिटिशियंस और ना ही ये सियासत है। सो मेरी ये एक्सप्लेनेशन है। हसन भाई मुझे ये बताएं कि सियासत में आपने अपने कॉलम में लिखा कि जो करप्शन है उसके खिलाफ एक आलमी जंग शुरू होने वाली है, और हो चुकी है, और अनकरीब ये लोग जो हमें खा रहे हैं और हमारी जड़ों में बैठ रहे हैं, इनका सत्यानाश हो जाएगा। जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपका ये? देखिए, उसमें मैं आपको बेसिक सी बातें अर्ज कर दूंगी तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। बुनियादी बात यह है कि जो महज़ब दुनिया है उनको ये समझ आ गई है कि जिन मुल्कों में लूट मार हो, वहां डेमोक्रेसी मिजरेबली फेल्स। करप्शन की वजह से डेमोक्रेसी नाकाम हो जाती है, बदनाम हो जाती है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है, जहालत जन्म लेती है, उसके नतीजे में दहशतगर्दी जन्म लेती है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि इनको भीख भी दो, इनको ग्रांट्स भी दो, इनको एड्स भी दो, कि बेकारी खाए चले जाते हैं, अवाम इनके जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, तो इनके पैसे इंश्योर किया जाए कि इनको वापस मिलें, और ये चैप्टर जो है करप्शन और लूट मार का ये बंद किया जाए, इनका पैसा इन पे इस्तेमाल हो, ये जानवरों की जगह इंसान बने, इनमें लिटरेसी रेट बेहतर हो, इनके इदारे बेहतर हों, लूट मार का कल्चर खत्म हो, और इनके आम आदमी की बाइंग पावर बढ़े। सो बाइंग पावर बढ़ने का मतलब यह है कि मैकडोनल्ड बिकेगा ज्यादा, उनकी प्रोडक्ट्स बिकेगा ज्यादा, उनकी प्रोडक्ट्स नहीं, ये पॉजिटिव बात है। जो आदमी मौसमों से लड़ने के लिए खुद कुछ जैकेट पहन लेता है, जो गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में गर्म होती है, बड़ा ये लॉजिक, भूख पहनाती है, बिल्कुल खुद कुछ जैकेट, इनको को ठुड्डे ना मारे। ये जब उनको एक मंजर दिखाते हैं, एक आदमी जिसके घर में फाके नाच रहे हैं, वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, यंगस्टर है, वो देख रहा है बाप बीमार है, माँ मर रही है, पुरसाने हाल घर का कोई नहीं, उसको फिर ये जब थोड़ा सा ख्वाब दिखाते हैं, ही इज प्रिपेयर्ड टू बाय दैट ड्रीम, वो उस काम के लिए राजी हो जाता है जो हराम है इस्लाम में, खुदकुशी। ठीक है, अब हमारा अगर सिर्फ स्विट्जरलैंड में 500 अरब डॉलर, ये आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, मुझे पता है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मुझे चक्कर आ जाता है। 500 अरब डॉलर का मतलब क्या है एक मुल्क में? तो वो सारा पैसा अगर मुल्क में वापस आ जाए, और मैं कहता हूं 50% आ जाए, और 500 अरब तो काम भी शुरू हो गया, आइंदा के लिए रोक हो जाए, उसका रास्ता बंद हो जाए, जो माजी का लूटा हुआ है वो वापस आ जाए। मतलब यह है कि मुहज्जब दुनिया गैर मुहज्जब दुनिया के अफरीत नुमा डकैतों, ठगों, लुटेरों का मक्कू ठपने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ओजोन का उनका इशू है,
हम खाम खा के बेनिफिशरी हैं, कमी है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह माफ करे, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको कोई मिस इंटरप्रेट ना करे, क्योंकि नॉर्मली हम नेगेटिवली सोचने वाले लोग हैं। देखें बात सुने, हमारे घर में जब स्प्रे होता है ये डेंगी के खिलाफ, मच्छर के खिलाफ स्प्रे होता है, ठीक है, हैवी ड्यूटी मशीन्स आती हैं, स्प्रे करती हैं, इर्द गिर्द के सर्वेंट क्वार्टर्स दूर दूर तक उसका फायदा जाता है, ठीक है। इसी तरह जब हमारे लॉन्स में रात की रानी और दिन का राजा और चंबेली और मोतिया खिलता है तो उसकी खुशबू सिर्फ यहाँ तक कन्फाइन नहीं रहती। दुनिया बहुत से काम इस तरह के कर रही है जो हमारी मोहब्बत में नहीं है, कर वो इन दी अल्टीमेट एनालिसिस इनडायरेक्ट बेनिफिट अपने, लेकिन हम जैसे तुफैलियों को भी उसके फवायद मिलेंगे। सो अल्टीमेटली ये होना ही होना है। अच्छा, हाउ सून, आई मीन अगर इसको हम देखना चाहें, मैं बिकॉज हमारे जिस तरह आपने एक बात उसी की मैं लेके चलूंगा, 3 जनरेशन तो हसन भाई हमारी खत्म होगी इस करप्शन, इस प्रोसेस में, इस होप में। 4थी जनरेशन, मुझसे यंगर जनरेशन, दे अब पहले इनको इतनी सेंस इसलिए नहीं थी, शायद एक्सपोजर नहीं था, इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था। अब जब ये टीवी के सामने देखते हैं, अखबारें देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो मैं जो हमारी यंगर जनरेशन है उसमें जो फ्रस्ट्रेशन फील करता हूं, और टाइम एंड अगेन ये वर्ड आता है कि हाउ सून, आई मीन डू यू सी सम होप इन नियर फ्यूचर? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला चंद साल से आगे जाएगा, अदरवाइज ये मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। अब ये मामला जो है ना, वो जो पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि आप नहीं या गाक नहीं, हाँ, अगर इस मुल्क ने रहना है तो फिर इन बदमाशों ने नहीं रहना, अगर इन्होंने रहना है तो फिर इस मुल्क ने नहीं रहना, क्योंकि इसमें रहने वाली बात अब रह ही नहीं गई। ये एक जैसे फ्री स्टाइल नहीं होता, मतलब आई फॉर माई सेल्फ टाइप सोसाइटी है कोई, मतलब हुकूमत की रिट उस आवारा कुत्ते पे भी नहीं है जिसका कोई सिफारिशी नहीं। बिल्कुल सही, वो भी जिसको चाहे काट ले, बिल्कुल सही, और वो काटता फिर रहा है। मच्छरों पे इनकी रिट नहीं है, भागे दौड़े फिर रहे हैं ना। अब अगर इन टाइम कोई काम कर लेते तो जितनी एनर्जी, जितना पैसा, जितनी भागदौड़ी आज खर्च कर रहे हैं उसका समा हिस्सा टाइम पे कर लिया होता तो ये नौबत ना आती। वो अंग्रेजी का मुहावरा है, स्ट्रेच इन टाइम सेव्स 9। वेरी राइट, वक्त पे लगाया हुआ एक टांका जो है, बेवक्त के 9 टांके उनसे ना, बेहतर। ठीक है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। अब सर्वाइवल या मुल्क ने रहना है या इन मुजावरों ने। जी बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपका। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अब मेरी एज ऐसी है और 4-5 इयर्स तक मुझे मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करना है, तो ऐसा क्या मुझे करना चाहिए कि मैं इस जनरेशन के साथ चल सकूं? आपको मुझे क्या मतलब कि मुझे करना चाहिए, उसमें आप मुझे थोड़ी गाइडलाइन दें। बेटा, जिंदगी में 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। एक तो फोकस्ड होना, बिल्कुल, यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कि आपने क्या करना, कि आपने करना क्या है, आप चाहते क्या हो, एक बात। दूसरी बात है मेहनत, जिसके लिए मैं 50 लफ्ज आपको दे सकता हूं। मेहनत के ही शेड्स हैं। कमिटमेंट, ये मेहनत का ही एक शेड है। अपने काम के साथ कमिटमेंट, उसके साथ लॉयल्टी, सिंसेरिटी, मोहब्बत। अगर आप अपनी कॉज के साथ, अपने काम के साथ उसकी इज्जत करोगे, काम आपकी इज्जत करेगा। अगर आप उसके साथ फ्लर्ट करोगे, काम आपके साथ फ्लर्ट करेगा। सो जिंदगी में ये जो 2 चीजें ना, फोकस्ड, एक तो ये कि आपको चाहिए क्या, दूसरा उसके साथ टोटल इन्वॉल्वमेंट, टोटल कमिटमेंट। और एक बात मैं और आपको बताऊं, साबिर का मतलब जो हमारे यहां समझा जाता है ना, अल्लाह पाक का भी हुक्म है, इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साबिर हमारी सोसाइटी में उसको समझते हैं जो जूते खा के पड़ा रहे, जो बेचारा चुप करके बैठ जाए एक साइड पे जाके। साबिर वो है बेटा, अल्लाह किसके साथ है? साबिर के साथ। और साबिर है कौन? ये सबूरा से निकला है। ये अल्टीमेट जो लेवल है ना स्टेड फास्टनेस का, मुस्तकिल मिजाजी, औलो लज़मी जिसे कहते हैं, सब्र उसे, जो आदमी, जो नबी करीम ने कहा था ना कि मेरे दाएं हाथ पे चांद और बाएं पे सूरज रख दो तब भी यह कुफारे मक्का में तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये है सब्र, यानी कमिटमेंट, स्टेड फास्टनेस। इसका अंग्रेजी में तर्जुमा है कि अल्टीमेटली जो इंतहा दर्जे का जो स्टेड फास्टनेस का मुजाहरा करेगा वो साबिर है। सो इस तरह का सब्र, जब्त,
तहम्मुल, कमिटमेंट, मेहनत, ये एक ही चीज के शेड्स हैं। एंड रिमेन फोकस्ड। हाँ, नहीं फोकस तो कर लिया आपने, उसके बाद आप उसके बाद की ये मैसेज जो है ये बेटा आपकी और यंगर जनरेशन के लिए कि ये अगर आप करेंगे तो जिंदगी में आपको आपका गोल मिलेगा। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताएं, जब आप अपने बचपन की बातें करते हैं और आप कहते हैं आप नॉस्टैल्जिक हैं और अपने माजी की बातें, बचपन की बातें, दोस्त, फैमिली मेंबर्स, मेरी जो यंगर जनरेशन है इससे अगर आज कल आप पूछें कि आपको टोट बटोट का पता है, आपको अलफ लैला का पता है, इनको तो आज की मॉडर्न चीजें जो कि यूरोप में हो रही हैं चचा और छक्कन अमेरिका, हो गए, शेख चिल्ली हो कुछ गया, भी ये नहीं, मैंने लिखा भी था। कुछ भी नहीं। क्या आप समझते हैं कि इनको अपने कल्चर के साथ, अपनी जो हमारी एक रवायात थी उनके साथ एसोसिएट करने के लिए कुछ एफर्ट, कुछ कोशिश की जा सकती है, या किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? नहीं, ये जो है ना, ये क्लिशा है, ये घिसी पिटी बात है जो बहुत की जाती है। अपना कल्चर वल्चर, ये वो, अपनी इकदार और रिवायात, व्हाट नॉनसेंस। एक दफ़ा एक मजहबी लीडर ने लिखा कि हमारी रिवायात और इस्लामी इकदार, तो मैंने धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने कहा कोई एक बताओ, किसी का वजूद है? देखें, अब मामला और हो गया है। अब ग्लोबल कल्चर है, ग्लोबली खाना होगा, इसके नुकसानात भी हैं, फ़वाइद भी हैं। वही बात जो मैंने पहले अर्ज़ की थी कि हर चीज़ एक पैकेज होती है, ज़िंदगी खुद एक पैकेज है, ज़िंदगी का मतलब ही मौत है, चूंकि इन दी अल्टीमेट एनालिसिस, ठीक है, वही आपका क्लाइमेक्स है ना। वेरी राइट। अच्छा, अब ये जो ग्लोबल कल्चर है उसमें लिबास एक तरह का, मौसीकी एक तरह की, अब ये जो आपके तानसेन मानसेन वाला सिलसिला खत्म हो गया है। अब एक तरह का खाना होगा, एक तरह की सोच होगी, उसी तरह एक ही तरह के नेट पे एक ही तरह के बच्चे। अब आपको आपकी नस्लें कौन परवान चढ़ाएगा? माए नहीं, नेट की गोद में जवान होगी, इनके टूल्स एक जैसे होंगे, इनकी सोचें एक जैसी होंगी, और बतदरीज ओवर अ पीरियड ऑफ से 100 years ये तो ऐसे लगेगा जैसे एक मशीन से पुर्जे ढल के निकल रहे हैं। मुझे आइडिया ये हुआ कि हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, जालसाजी होगी, गो विद द फ्लो। आपका शेख चिल्ली, आपका चचा छक्कन, आपका टोट बटोट वो बहा के ले गए, बहा के ले। अब वो जो डोरेमोन और क्या तुम बताते हो, तो नोबिता, डोरेमोन और वो क्या और क्या है, टॉम एंड जेरी और व्हाट, इट्स टाइम फॉर द टाइम। अच्छा ठीक, ये सारा कुछ Very right. ये अब बनी नौ इंसान के बच्चों का, सब बच्चों का ये मुश्तरका उनका सरमाया है, ये उनके मुश्तरका हीरोज हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो ये अपने बच्चों और जो मतलब इर्द गिर्द बच्चे हैं, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनके ये रोल मॉडल है। वेरी ट्रू। तो ये मतलब उनको अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं करते? बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं और ये और वो मतलब फजूल शुरू कर देते हैं। जी हसन भाई, गुस्सा क्यों आता है इतना? दो बातें हैं जी। इसमें, एक तो है बिल्कुल फिजिकल, इनको पता है बहुत अच्छी तरह कि मैं हाई ब्लड प्रेशर का, मेरा जनरली एक फिजिकल प्रॉब्लम है, और मेरा मेरा मुसलसल एक ट्रीटमेंट है, राइट, और को 2-4-6 महीने से नहीं, मोर देन नाउ आई थिंक 2 years। ठीक है, सुबह उठते ही पहला काम है मेरा कॉनकोर की एक टैबलेट लेना। वो आपका लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है। हाँ ठीक है। अच्छा, एक तो ब्लड प्रेशर तो फिजिकल। दूसरी बात ये है कि आई एम बेसिकली ए नो नॉनसेंस पर्सन, कोई किसी की भी फजूल बात बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से नहीं होती। अच्छा, उसमें ये इतना जरूर मैं मार्जिन देता हूं कि अच्छा, मैं कहता हूं कि भाई ये अल्सेशन कुत्ते जितनी जहानत तो होनी चाहिए इंसान में, ज्यादा नहीं। सुकरात तो एक आध दफा ही पैदा होता है ना, लेकिन अल्सेशन कुत्ते जितनी, कबूतर जितनी। ठीक, एक बात अगर 2 या 3 बार समझाने के बावजूद आपके पल्ले नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब है कि यू आर बेसिकली एन एनिमल, और बल्कि एनिमल से भी आप एक कदम, एक दर्जा नीचे हैं। लेकिन हसन भाई, लोग माइंड अपना अप्लाई नहीं करते, लेकिन बात जो वो ये कह रही हैं कि आप जब अपना गुस्से का इजहार करते हैं तो वो जो इस सारी बैकग्राउंड को नहीं जानते,
जो आप तो रोल मॉडल हैं, आप टीवी पे आते हैं, लोग सुनते हैं, आप टीवी पे बैठ के किसी को झाड़ देते हैं। ये जो बातें आज आपने हमें बताई और लोगों तक पहुंचेंगी, वो पहले तो नहीं था। दे विल प्रेज्यूम के यार ये तो बड़े बड़े डाटे से बंदे हैं। ये नहीं, दो बातें मैंने आपको बता दी, एक फिजिकल, दूसरा मेरा वो जो एक मेरे अपने स्टैंडर्ड्स हैं। राइट। तीसरी बात, और जो सबसे अहम है, कि मुझे अगर अपने आप पे गुस्सा आता है या अपने आप को, जब मैं जिन वजूहात की बिना पे मैं अपने आप से शर्मिंदा होता हूँ और ख़ुद को नापसंद करता हूँ, वो है ही गुस्से में आना। उसकी एक वजह है, नबी करीम का एक फरमान है, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कंट्रोल कर सकूँ, लेकिन मेरी गालिबन फिजिकल मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैं अपने हवास में नहीं रहता। नबी करीम का एक फरमान है, मैं इसमें नदामत का इजहार कर रहा हूँ, तीसरा डायमेंशन जो इसका, कि जो तुंद खू है वो हम में से नहीं है। और फिर एक हजरत अली का एक कौल है कि तब तक किसी के साथ अपने तल्लुक पे एतबार ना करो जब तक उसे गुस्से में ना देख लो। नॉर्मल तो नॉर्मल ही है, तो हमें पता चल। सही बात। तो ये जो मैं दो रीजंस मैंने आपको बताई हैं, एक फिजिकल और दूसरी साइकोलॉजिकल कह लें या उसको जो भी नाम दे लें, इन दोनों से कता नजर मैं पर्सनली इस पे कोई फख्र नहीं कर रहा, मैं इस पे नदामत का इजहार कर रहा हूँ। ये मेरी एक कमजोरी है और आप भी मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मैंने बहुत सी कमजोरी। कोई इनके म्यूजिक के हवाले से कोई बात हो, कोई बाबा मतलब कि बहुत अच्छा सिंग भी करते हैं, बहुत अच्छा मतलब सिंग करते हैं। उनको बहुत जाके कभी कभी जब उनका मूड बहुत अच्छा हो तो बाबा सिंग भी करते हैं। तो आप उनसे कुछ सुनना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, बात ये है कि ये तो बड़ी अंदर की बात हमें पता चली, यही हमारा मकसद है। ये नहीं पता था कि आप जब अच्छे मूड में होते हैं तो अच्छे गाने भी। बेटा, आपसे कभी कोई अच्छा गाना जो बाबा ने गाया हो आपको याद हो, ये वाला गाना, ये बाद में हम कभी सुन लेंगे उनसे। कोई याद है आपको कोई अच्छे वाला कोई गाना जो कभी गुनगुनाते हो मूड में हो तो? डिफरेंट है, एक नाज ये अंदाज गुलफाम मूवी का। हाँ, बिल्कुल सही। वो बहुत शौक से इवन के सुनते हैं। गुड। हाशिम, आपका बाबा के लिए क्वेश्चन क्या था? आप तलवार क्यों रखते हैं और गन्ने क्यों रखते हैं और लड़ाई करनी है? नहीं बेटा, नहीं, ये जरूरी तो नहीं होता कि बंदा लड़ाई करे। बाबा को अच्छे लगती हैं गन्स भी और तलवारें भी अच्छी लगती हैं, और दूसरी बात यह है कि आपकी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। आजकल यहाँ बहुत चोर हैं। गुड। ठीक है, तो इसीलिए बाबा ने गन्स रखी हुई हैं। अब मैं हातम से बात करूंगा कि ही इज माय फ्रेंड। जी प्लीज हातम। बाबा, आपने खुद तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं मोटर बाइक लेके दी जब मैंने आपसे फरमाइश की थी? बेटा, मैंने आपको समझाया था कि मोटर बाइक खतरनाक सवारी है। आप अपने बाबा के लिए बहुत कीमती हो, जरा आप थोड़े से बड़े हो जाओ तो फिर आपको गाड़ी ले देंगे। घोड़ा ले दिया है, मोटर बाइक तो बड़ी सस्ती चीज है। घोड़ा तो बहुत महंगा है, वो हर महीने खाता भी है और बहुत खाता है, वो तो आपको ले दिया था। मोटर बाइक इसलिए कि वो अच्छी सवारी नहीं है बेटा, इट इज डेंजरस। बाबा, आप पुरानी फिल्में क्यों देखते हैं? नई जो फिल्में देखी वो जो आप पाएंगे उन्हें तो देखें। किस दिन आए हमारे साथ सिनेमा में जाके देखें। चले ना जी, चले। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं चूंकि पुराना हूँ ना, तो मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ। तो आप नए हो, आप नहीं, वो पुरानी नहीं है, वो दरमियानी सी है। मैं पुराना हूँ, पुरानी फिल्में देखूंगा। आप नए हो, आप नई मूवीज देखो। हाँ, नहीं, लेकिन ये है कि आप हम सबको लेके चले ना जी, नए लोगों को लेके चले। वो किसी दिन चलते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। हसन भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं आपने बड़ा टाइम दिया और हमें बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई, और वी हैड अ वेरी गुड टाइम विद यू, और बड़ी इंफॉर्मेटिव और हम सब के लिए बड़ी थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू थी। नाज़रीन, एक मरतबा इंग्लैंड में एक बस में मैं सफ़र कर रहा था और मेरे साथ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसकी उम्र कोई 80-85 साल के करीब थी। उसने टाई लगाई हुई थी, बड़ा अच्छा कोट पहना हुआ था, बड़ा साफ सुथरा सा आदमी लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड व्हाट यू डिड इन योर लाइफ? तो उसका जवाब ये था कि मैं जो आपको अपेरेंटली बहुत साफ सुथरा और खुश नजर आ रहा हूं, मैं एक ऐसे पत्थर की मानद हूं जो फ्लॉलेस है, लेकिन मेरी मुआशरे में कोई वैल्यू इसलिए नहीं हुई कि मैं मुआशरे के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सका। और मुझे उसने कहा कि बेटा, आपको मैं ये सबक देना चाहूंगा कि बी लाइक ए डायमंड विच मे हैव गॉट लॉट ऑफ फ्लॉज, बट डोंट बी लाइक अ पेबल विच इज फ्लॉलेस।
इसी बात के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा और इशफाक अहमद की बात मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। इजाजत दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।